राधे राधे दोस्तों, कहानी के 8वें भाग में आप सभी का स्वागत है। सचमुच 1.5 महीने तक चंदर को होश नहीं रहा कि कहाँ क्या हो रहा है। बिसरिया रोज सुधा और बिनती को पढ़ाने आता रहा। सुधा और बिनती दोनों ही का इम्तिहान खत्म हो गया। मम्मी 2 बार सुधा और चंदर से मिलने आई, लेकिन चंदर एक बार भी उसके यहाँ नहीं गया। मिश्रा का एक खत बरेली से आया, लेकिन चंदर ने उसका भी जवाब नहीं दिया। डॉक्टर साहब ने अपनी पुस्तक के 2 अध्याय लिख डाले, लेकिन उसने एक भी बहस नहीं की। बिनती उससे बराबर चाय, दूध, नाश्ता, शरबत और खरबूजा देती रही, लेकिन चंदर ने एक बार भी उसके ससुर का नाम लेकर उसे चिढ़ाया नहीं। सुधा क्या करती है, कहाँ जाती है, चंदर से क्या कहती है, चंदर को कोई होश नहीं। बस उसका पेन, उसके कागज, स्टडी रूम की मेज और चंदर है कि आखिर थीसिस पूरी करके ही माना। 7 मई को जब उसने थीसिस का आखिरी पन्ना लिखकर पूरा किया और संतोष की सांस ली तो देखा कि शाम के 5 बज गए हैं। साइबान में अभी पर्दा पड़ा है, लेकिन धूप उतार पर है और लू बंद हो गई है। उसकी कुर्सी के पीछे एक चटाई बिछाए हुए सुधा बैठी है। ह्यूगो का अध पढ़ा हुआ उपन्यास बगल में खुला हुआ औंधा पड़ा है और आप चंदर की एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब खोले उस पर कलम से कुछ गोदागोदी कर रही है। सुधा एक गहरी सांस लेकर अंगड़ाई लेते हुए चंदर ने कहा, लो आज आखिरकार जान छूटी। बस अब 2-3 महीने में माप दौलत डॉक्टर बन जाएंगे। सुधा अपने कार्य में व्यस्त। चंदर ने क्या कहा यह सुनकर भी गुम। चंदर ने हाथ बढ़ाकर चोटी झटक दी। हाय रे, हमें अच्छा नहीं लगता चंदर। सुधा बिगड़ कर बोली, हमारे काम के बीच में कोई बोलता है तो बिगड़ जाते हो, और हमारा काम थोड़े ही महत्वपूर्ण है। कहकर सुधा फिर पेन लेकर गोदने लगी। आखिर कौन सा उपनिषद लिख रही हैं आप, जरा देखे तो। चंदर ने किताब खींच ली। टाजिक की इकोनॉमिक्स की किताब में एक पूरे पन्ने पर सुधा ने एक बिल्ली बनाई थी, और अगर निगाह जरा चूक जाए तो आप कह भी नहीं सकते थे यह 84 लाख योनियों में से किसी एक योनि का जीव है। लेकिन चूंकि सुधा कह रही थी कि यह बिल्ली है, इसलिए मानना होगा कि यह बिल्ली है। चंदर ने सुधा की बांह पकड़कर कहा, उठ आलसी कहीं की, चल उठा ये पोथा, चल के पापा के पैर छुआए। सुधा चुपचाप उठी और आज्ञाकारी लड़की की तरह मोटी फाइल उठा ली। दरवाजे तक पहुंचकर रुक गई और चंदर के कंधे पर फाइलें टिकाकर बोली, ए चंदर, ए सच्ची तुम अब डॉक्टर बन जाओगे? और क्या, आहा कहकर जो सुधा उछली तो फाइल हाथ से खिसकी और सभी पन्ने जमीन पर। चंदर झल्ला गया। उसने गुस्से से लाल होकर एक घूंसा सुधा को मार दिया। अरे राम रे, सुधा ने पीठ सीधी करते हुए कहा, बड़े परोपकारी हो डॉक्टर चंदर। कपूर, हमें बिना थीसिस लिखे डिग्री दे दी, लेकिन बहुत जोर की थी। चंदर हंस पड़ा। खैर, दोनों पापा के पास गए। वे भी लिख कर ही खड़े हुए थे और शरबत पी रहे थे। चंदर ने जाकर कहा, पूरी हो गई, और झुक कर पैर छू लिए। उन्होंने चंदर को सीने से लगाकर कहा, बस बेटा, अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। अब जुलाई से यूनिवर्सिटी में ज़रूर आ जाओगे तुम। सुधा ने पोथा कोच पर रख दिया और अपने पैर बढ़ाकर खड़ी हो गई। ये क्या, पापा ने पूछा, हमारे पैर नहीं छुएंगे क्या? सुधा ने गंभीरता से कहा, चल पगली, बहुत बदतमीज होती जा रही है, पापा ने कृत्रिम गुस्से से कहा। चंदर बहुत सी चढ़ी हो गई है, जरा दबा कर रखा करो, तुमसे छोटी है कि नहीं। अच्छा पापा, आज हमें मिठाई मिलनी चाहिए, सुधा बोली। चंदर ने थीसिस खत्म की है। जरूर जरूर बेटी। डॉक्टर शुक्ला ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। जाओ मिठाई मंगवा कर खाओ तुम लोग। सुधा हाथ में नोट लिए उछलते हुए स्टडी रूम में आई, पीछे पीछे चंदर। सुधा रुक गई और अपने मन में हिसाब लगाते हुए बोली, 10 रुपये पाउंड ऊन, 1 पाउंड में 8 लच्छी, 6 लच्छी में 1 साल, बाकी बची 2 लच्छी, 2 लच्छी में 1 स्वेटर, बस एक बिनती का स्वेटर, एक हमारा सॉल। चंदर का माथा ठनका। अब मिठाई की उम्मीद नहीं, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। सुधा, अभी भी साल का क्या करोगी? अभी तो बहुत गर्मी है, चंदर बोला। अब की जाड़े में तुम्हारा ब्याह होगा तो आखिर हम लोग नई नई चीज़ का इंतजाम करें ना। जब डॉक्टर हुए अब डॉक्टरनी आएंगी, सुधा बोली। खैर, बहुत मनाने बहलाने फुसलाने पर सुधा मिठाई मंगवाने पर राजी हुई। जब नौकर मिठाई लेने चला गया तो चंदर ने चारों ओर देख कर पूछा, कहाँ गई बिनती? उसे भी बुलाओ कि अकेले अकेले खा लोगी? वह पढ़ रही है मास्टर साहब से। क्यों, इम्तहान खत्म हो गया, अब क्यों पढ़ रही है? चंदर ने पूछा। विदुषी का दूसरा खंड तो दे रही है ना सितंबर में, सुधा बोली। अच्छा, बुलाओ बिसरिया को भी, चंदर बोला। अच्छा, मिठाई आने दो, सुधा ने कहा और फाइल की ओर देखकर कहा, मुझे इस कमबख्त पर बहुत गुस्सा आ रहा है। क्यों? इसकी वजह से तुम 1.5 महीने तक सीधे से बोले तक नहीं। इम्तहान वाले दिन सुबह सुबह तुम्हें हाथ जोड़ने आई तो तुमने सिर पर हाथ भी नहीं रखा, सुधा ने शिकायत के स्वर में कहा। तो अब आशीर्वाद दे दे, अब तो खत्म हुई थीसिस, अब जितना चाहो बात कर लो।
किसी से ना लिखते तो फिर तुम्हें चंदर की उपाधि कहाँ से मिलती? चंदर ने दुलार से कहा। तो फिर कॉन्वोकेशन पर तुम्हारी गाउन हम पहनेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। सुधा मचल कर बोली। इतने में नौकर मिठाई लेकर आ गया। जाओ बिंती को बुला ले आओ, चंदर ने कहा। बिंती आई। तुम पढ़ चुकी? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, बिंती बोली। अच्छा, अब जब पढ़ाई बंद करो, उन्हें भी बुलाओ, मिठाई खाया जाए, चंदर ने कहा। अच्छा कहकर बिंती जो मुड़ी तो सुधा बोली, अरे लालचिन, ये तो पूछ ले कि मिठाई काहे की है। मुझे मालूम है, बिंती मुस्कुराती हुई बोली। उनके यहाँ आज गए होंगे, पम्मी के यहाँ। फिर आज कुछ उस दिन जैसी बात हुई होगी। सुधा हंस पड़ी। चंदर झेप गया। बिंती चली गई विसरिया को बुलाने। अब तो ये तुमसे बोलने लगी, सुधा ने कहा। हाँ, यह बड़ी सुशील लड़की है और बहुत शांत, हमें बहुत अच्छी लगती है। बोलना तो जैसे आता ही नहीं इसे। हाँ, लेकिन अब खूब सीख रही है। इसकी गुरु मिली है गेसु, हमसे भी ज़्यादा गेसु से पटने लगी है इसकी। दोनों ब्याह करने जा रही हैं और दोनों उसी की बातें करती हैं जब मिलती हैं तब, सुधा बोली। और कविताएं भी करती हैं। यह तुम क्या एक बार कह रही थी? चंदर ने पूछा। नहीं जी, असल में एक बड़ी सुंदर सी नोटबुक थी, उसमें यह जाने क्या लिखती थी, हमें नहीं दिखाती थी। बाद में हमने देखा कि एक डायरी है, उसमें धोबी का हिसाब लिखती है। तो कविता नहीं लिखती? ताज्जुब है, वरना 16 बरस के बाद प्रेम करके कविता लिखना तो लड़कियों का फैशन हो गया है, उतना ही व्यापक जितना पल्ला ओढ़ना, चंदर बोला। चला तुम्हारा नारी पुराण। सुधा बिगड़ी। मिठाई खाने वाले आए हैं। आगे आगे बिंती, पीछे पीछे विसरिया। अभिवादन के बाद विसरिया बैठ गया। कहो विसरिया, तुम्हारी शिष्या कैसी है? अब अद्वितीय कवि विसरिया ने सिर हिलाकर कहा। सुधा मुस्कुरा दी चंदर की ओर देखकर। और ये सुधा कैसी थी? बस अद्वितीय, विसरिया ने उसी तरह कहा। दोनों अद्वितीय साथ ही? चंदर ने पूछा। सुधा और बिंती दोनों हंस दी। विसरिया नहीं समझ पाया कि उसने कौन सी बात हंसने की कही थी, और जब नहीं समझ पाया तो पहले सिर खुजलाने लगा और फिर खुद भी हंस पड़ा। उसकी हंसी पर तीनों और हंस पड़े। चंदर मास्टर साहब भी खूब है। एक दिन बिंती को महादेवी की वह कविता पढ़ा रहे थे, विरह की जलजात जीवन, तो पढ़ते पढ़ते बड़ी गहरी सांस भरने लगे। चंदर और बिंती दोनों हंस पड़े। विसरिया पहले तो खुद हंसा, फिर बोला, हाँ भाई, क्या करें जो कपूर, तुम तो जानते ही हो मैं बहुत भावुक हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार तो ऐसा हुआ कि पर्चे में एक करुण रस का गीत आ गया अर्थ लिखने को। मैं उसे पढ़ते ही इतना व्यथित हो गया कि उठकर टहलने लगा। प्रोफेसर समझे मैं दूसरे लड़के की कॉपी देखने उठा हूँ तो उन्होंने निकाल दिया। मुझे निकालने जाने का अफसोस नहीं हुआ, लेकिन कविता पढ़कर मुझे बहुत रुलाई आई। सुधा हंसी तो चंदर ने आँख से इशारा किया और गंभीरता से बोला, हाँ भाई विसरिया, सो तो सही है। तुम इतने भावुक ना होते तो इतना अच्छा कैसे लिख सकते थे जो तुमने पर्चा छोड़ दिया। हाँ, मैं पर्चे वगैरह की परवाह नहीं करता हूँ। मेरे लिए इन सभी वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं। मैं भावना की उपासना करता हूँ। उस समय परीक्षा देने की भावना से ज़्यादा सबल उस कविता की करुण भावना थी, और इस तरह मैं कितनी बार फेल हो चुका हूँ। मेरे साथ वह पढ़ता था ना, हरिहर टंडन, वह अब बस्ती कॉलेज में प्रिंसिपल है। एक मेरा सहपाठी था, वह रेडियो का प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव है, और एक तुम्हारे सहपाठी है तो तुमने सुना असेंबली का स्पीकर भी है। चंदर बात काट कर बोला। सुधा फिर हंस पड़ी, बिंती भी हंस पड़ी। खैर मिठाई का भोग प्रारंभ हुआ। विसरिया कुछ तकल्लुफ कर रहा था तो बिंती बोली, खाइए, मिठाई तो विरह रोग और भावुकता में बहुत स्वास्थ्यप्रद होती है। अच्छा, अब तो बिंती का कंठ फूट निकला है। अपने गुरुजी को बना रही, चंदर बोला। विसरिया थोड़ी देर बाद फिर चला गया। अब मुझे एक पार्टी में जाना है, उसने कहा। जब आखिर में एक रसगुल्ला बचा तो बिंती हाथ में लेकर बोली, कौन लेगा? आज पता नहीं क्यों बिंती बहुत खुश थी और बहुत बोल रही थी। चंदर बोला, हमें दे दो। सुधा बोली, हमें। बिंती ने एक बार चंदर की ओर देखा, फिर एक बार सुधा की ओर। चंदर बोला, देखिए बिंती, हमारी है या सुधा की है? बिंती ने झट रसगुल्ला सुधा के मुंह में रख दिया और सुधा के सिर पर सिर रखकर बोली, हम अपनी दीदी की हैं। सुधा ने आधा रसगुल्ला बिंती को दे दिया तो बिंती चंदर को दिखाकर खाते हुए सुधा से बोली, दीदी, ये हमें बहुत बनाते हैं और हम भी तुम्हारी तरह बोलेंगे तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा। हम तुम दोनों मिलकर इनके दिमाग को ठीक कर देंगे। सुधा ने प्यार से बिंती को थपथपाते हुए कहा। अब हम तस्तरियाँ धोकर रख दें, और तस्तरियाँ उठाकर चल दी। पानी नहीं दोगी? चंदर ने बोला। बिंती पानी ले आई और बोली, हम तो आपका इतना काम करते हैं और आप जब देखो तब हमें बनाते रहते हैं। आपको क्या आनंद आता है हमें बनाने में? चंदर ने पल भर बिंती की ओर देखा और बोला, असल में बनने के बाद तुम झेप जाती हो। तो हाँ, ऐसे ही। बिंती ने फिर झेप कर मुँह बना लिया।
और लाश से सकुचाकर इंद्रवधु बन गई। बिंती देखने में सुनने में बड़ी अच्छी थी। उसकी गठन तो सुधा की तरह नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक फिरोजी आभा थी जिसमें गुलाल के डोरे थे। आँख उसकी बड़ी बड़ी और पलकों में इस तरह डोलती थी जैसे एक सुकुमार सीपी में कोई बहुत बड़ा मोती डाले। झेपती थी तो मुंह पर सांझ मुस्कुरा उठती थी और गालों में फूलों के कटोरों जैसे 2 छोटे छोटे गड्ढे। और बिंती के अंग अंग में एक रूप की लहर थी जो नागिन की तरह लहराती थी। और उसकी आदत थी कि बात करते समय अपनी गर्दन पर जरा टेढ़ी कर लेती थी और अंगुलियां से अपने आंचल का छोर उमेटने लगती थी। इस वक्त चंदर की बात पर झेप गई और उसी तरह आंचल के छोर को उमेटती हुई मुस्कान छिपाकर उसे एक निगाह से चंदर की ओर देखा, जिसमें थोड़ी लाज, थोड़ा गुस्सा, थोड़ी प्रसन्नता और थोड़ी शरारत थी। चंदर एकदम बोल उठा, अरे सुधा, सुधा, जरा बिंती की आंखें तो देखो, इस वक्त आई अभी। बगल के कमरे से तस्तरी रखते हुए सुधा बोली, बड़े खराब हैं आप। बिंती बोली, हाँ बनाओगी ना, आज से हमें हमारा दिमाग ठीक करोगी ना। बहुत बोल रही थी, अब बताओ। बताएं क्या? अभी तक तो हम बोलते नहीं थे, तभी ना। अब अपनी ससुराल में बोलना टुइयाँ ऐसी, वहीं तुम्हारे बोल पर रीझेंगे लोग। चंदर ने फिर छेड़ा, छी राम राम, ये सब मजाक हमसे मत कीजिए। दीदी से क्यों नहीं करते? जिनकी अभी शादी होने जा रही है। अभी उनकी कहाँ? अभी तो तय भी नहीं हुई है। तय ही समझिए, फोटो इनकी उन लोगों ने पसंद कर ली। अच्छा एक बात कहे, मानिएगा? बिंती बड़े आग्रह और दीनता के स्वर में बोली। क्या? चंदर ने आश्चर्य से पूछा। बिंती आज सहसा कितना बोलने लगी है। बिंती बोली नीचे जमीन की ओर देखती हुई, आप हमसे ब्याह के बारे में मजाक ना किया करिए, हमें अच्छा नहीं लगता। ओहो, ब्याह अच्छा लगता है, लेकिन उसके बारे में मजाक नहीं। गुड़ खाया गुलगुले से परहेज। हाँ यही तो बात है। बिंती सहसा गंभीर हो गई। आप समझते होंगे कि ब्याह के लिए उत्सुक हूँ, दीदी भी समझती हैं, लेकिन मेरा दिल ही जानता है कि ब्याह की बात सुनकर मुझे कैसा लगने लगा। लेकिन फिर भी मैंने ब्याह करने से इनकार नहीं किया। खुद दौड़ दौड़ कर उस दिन दुबे जी की सेवा में लगी रही, इसलिए कि आप देख चुके हैं कि माँ का व्यवहार मुझ में कैसा है। आप यहाँ परिवार को देखकर समझ नहीं सकते कि मैं वहाँ कैसे रह। बिंती की आंखों में आंसू आ गए और सकती हुई बोली, लेकिन आप या दीदी जब यह कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कितनी नीच हूँ, कितनी पतित हूँ और खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूँ, लेकिन आप ना कहा करें तो अच्छा है। बिंती को आंसुओं की कातार बंध गया। सुधा बगल के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। आई और चंदर से बोली, बहुत बुरी बात है चंदर। बिंती क्यों रो रही हो रानी? बुआ का तो स्वभाव ही ऐसा है, उससे हमेशा अपना दिल दुखाने से क्या लाभ। बिंती चली गई। चंदर लज्जित सा बैठा था। लो, अब तुम्हें भी रुलाई आ रही है क्या? सुधा ने बहुत दुलार से कहा। तुम उससे ससुराल का मजाक मत किया करो, वह बहुत दुखी है और बहुत कदर करती है तुम्हारी। और किसी भी मजाक की बात और है, हम या तुम कहते हैं तो उसे लग जाता है। अच्छा, तो वह कह रही थी कि तुम्हारी फोटो उन लोगों ने पसंद कर ली है। चंदर ने बात बदलने के ख्याल से कहा। और क्या, कोई हमारी शक्ल तुम्हारी तरह थोड़ी ना है जो लोग नापसंद कर देंगे। सुधा अकड़ कर बोली। नहीं नहीं, सच बताओ, चंदर ने कहा। अरे जी, लापरवाही से मुंह बिचकाकर सुधा बोली। उनको पसंद करने से क्या होता है? मैं ब्याह नहीं करूंगी। तुम इस फेर में ना रहना कि हमें निकाल दोगे यहाँ से। चंदर, डॉक्टर शुक्ला ने पुकारा और चंदर उठकर चला गया। सुधा पर इन दिनों घूमना सवार था। सुबह हुई कि चप्पल पहनी और गायब। डॉक्टर शुक्ला के ब्यूरो में छुट्टी हो चुकी थी, पर वो सुधा के ब्याह तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वह बाहर भी नहीं गए थे। चंदर 1.5 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद पढ़ाई लिखाई की ओर से आराम कर रहा था। उसे निश्चित कर लिया था कि अब बरसात के पहले वह किताब छुएगा नहीं। बड़े आराम से दिन कटते थे उसके। सुबह उठकर साइकिल पर गंगा नहाने जाता था और वहाँ अक्सर ठाकुर साहब से मुलाकात हो जाती थी। डॉक्टर शुक्ला ने भी कई दफ़े इरादा किया कि वे गंगा जी चला करें, लेकिन एक तो उनसे दिन में काम नहीं होता था, फिर वो घूमते और सुबह उठकर किताब लिखते थे। एक दिन सुबह लिख रहे थे कि चंदर आया और उनके पैर छूकर बोला, प्रांतीय सरकार का वह पुरस्कार कल शाम को आ गया। कौन सा? वह जो उत्तर प्रांत में माता और शिशुओं की मृत्यु संख्या पर मैंने निबंध लिखा था, उसी पर। तो क्या पदक आ गया? डॉक्टर शुक्ला ने कहा। जी। अपनी जेब से एक मखमली डिब्बा निकालकर चंदर ने रख दिया। पदक बहुत सुंदर था, जगमगाता हुआ और स्वर्ण पदक जिसमें प्रांतीय राजमुद्रा अंकित थी। जाओ अंदर सुधा को दिखाओ। चंदर जाने लगा तो डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, अब सुधा की शादी का इंतजाम करना है। हमसे तो कुछ होने से रहा, तुम्ही को सब करना होगा। और सुनो, जेठ दशहरा को लड़के का भाई और माँ देखने आ रही हैं और बहन भी आएंगी गाँव से। अच्छा। चंदर बैठ गया कुर्सी पर और बोला, कहाँ है लड़का? क्या करता है? लड़का शाहजहाँपुर में है, घर में जमींदार हैं ये लोग। लड़का MA का है और अच्छे विचारों का है। उसने लिखा है कि सिर्फ 10 आदमी बारात में आएंगे, 1 दिन रुकेंगे, संस्कार के बाद चले जाएंगे। सिवा लड़की के गहने कपड़े और लड़के
के गहने कपड़ों के अलावा और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, ब्राह्मण में तो ऐसा कुल नहीं मिलेगा। तभी तो सुधा की किस्मत है, वरना तुम बिंती के ससुर को तो देख ही चुके हो। अच्छा जाओ, सुधा से मिलाओ। आइए, बिंती बोली। दीदी तो गई हैं गेसू को बुलाने। आज गेसू की दावत है, पीढ़े पर बैठिएगा। लीजिए। एक पीढ़ा चंदर की ओर बिंती ने खिसका दिया। चंदर बैठ गया। बिंती ने उसके हाथ में एक मखमली डिब्बा देखा तो पूछा, यह क्या लाए हैं? कुछ दीदी के लिए है क्या? यह तो अंगूठी मालूम पड़ती है। अंगूठी? वह क्या दाल में मिला के खाएगी? जंगली कहेगी, उसे क्या तमीज़ है अंगूठी पहनने की? हमारी दीदी के लिए ऐसी बातें की तो अच्छा नहीं होगा। हाँ, उसे बिंती ने उसी तरह गर्दन टेढ़ी करके और आंखें डुलाते हुए धमकाया। उन्हें नहीं अंगूठी पहननी आएगी तो क्या आपको आएगी? ये अब ब्याह में 16 श्रृंगार करेंगी। अच्छा, दीदी कैसी लगेंगी घूंघट काट के? अभी तक तो सिर खोले चकई की तरह घूमती फिरती है। तुमने तो डाल ली आदत ससुराल में रहने की। चंदर ने बिंती से कहा। अरे हमारा क्या? एक गहरी सांस लेते हुए बिंती ने कहा, हम तो उसी के लिए बने थे, लेकिन सुधा दीदी को ब्याह शादी में नहीं फंसना पड़ता तो अच्छा था। दीदी इन सब के लिए नहीं बनी थी। आप मामा जी से कहते क्यों नहीं? चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठता हुआ सोचता रहा। अरे हाँ, आपको एक चीज़ दिखाएंगे। क्या? यह नहीं बताते, देखिएगा तो उछल पड़िएगा। तो दिखाओ ना। अभी तो दीदी आ रही होंगी, दीदी के सामने नहीं दिखाएंगे। सुधा से छिपाकर हम कुछ नहीं कर सकते, यह तुम जानती हो। चंदर बोला, छिपाने की बात थोड़ी ही है, देख कर तब उन्हें बता दीजिएगा। वैसे वह खुद भी सुधा दीदी से क्या छिपाते हैं। लो, सुधा दीदी तो आ गई। चंदर ने पीछे मुड़कर देखा। सुधा के हाथ में एक लंबा सा सरकंडा था और उस झंडे की तरह फहराती हुई चली आ रही थी। चंदर हंस पड़ा। खिल गए दीदी को देखते ही, बिंती बोली और एक गर्म पकौड़ी चंदर के ऊपर फेंक दी। अरे बड़ी शैतान हो गई हो तुम इधर, पाजी कहीं की। चंदर बोला। सुधा चप्पल उतारकर अंदर आई, चूमती इठलती हुई चली आ रही थी। कहो सेठ स्वार्थीमल, उसने चंदर की ओर देखते हुए कहा। सुबह हुई और पकौड़ी की महक लग गई तुम्हें। पीढ़ा खींचकर उसके बगल में बैठ गई और सरकंडा चंदर के हाथ पर रखते हुए बोली, लो यह गन्ना घर में बो देना और गंडेरी खाना। अच्छा, और हाथ बढ़ाकर वह डिबिया उठा ली और बोली, इसमें क्या है, खोले या ना खोले? अच्छा, खत तक तो हमारे बिना पूछे खोल लेती हो, इसे पूछ के खोलोगी? अरे हमने सोचा शायद इस डिबिया में पम्मी का दिल बंद हो। तुम्हारी मित्र है, शायद स्मृति चिन्ह में वही दे दिया हो। और सुधा ने डिबिया खोली तो वह उछल पड़ी। यह तो उसी निबंध पर मिला है जिसका चार्ट तुम बनाए थे। हाँ, तब तो ये हमारा है। डिबिया अपने वक्ष में छिपाकर सुधा बोली, तुम्हारा ही तो है, मैं कब कहता हूँ अब मेरा है। चंदर ने कहा, लगा कर देखें। और कहकर सुधा उठ चल दी। बिंती, दो पकौड़ी तो दो। और दो पकौड़ियाँ लेकर खाते हुए चंदर सुधा के कमरे में गया। देखा, सुधा शीशे के सामने खड़ी है और मेडल अपनी साड़ी में लगा रही है। वह चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। सुधा ने मेडल लगाया और क्षण भर तन कर देखती रही, फिर उसे एक हाथ में वक्ष से चिपका लिया और मुँह झुकाकर उसे चूम लिया। बस कर दिया ना गंदा उसे। चंदर मौका नहीं चूका और सुधा तो जैसे पानी पानी, गालों में लाज और रत्नारी लपेटे फूटी और एड़ी तक धधक उठी। फौरन शीशी के पास से हट गई और बिगड़ कर बोली, चोर कहीं के, क्या देख रहे थे? सुधा ने झट से मेडल उतार दिया और बोली, लो रखो सहेज कर। क्यों, पहने रहो ना। ना बाबा, पराई चीज़ अभी खो जाए तो प्राण भरना पड़ेगा। और मेडल चंदर की गोद में रख दिया। बिंती ने धीमे से कहा, या मुरली मुरलीधर का अधरा ना धरी, अधरा ना धरौंधी। चंदर और सुधा दोनों झेप गए। लो, गेसू आ गई। सुधा की जान में जान आ गई। चंदर ने बिंती का कान पकड़कर कहा, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी है। बिंती ने कान छुड़ाते हुए कहा, कोई झूठ थोड़े ही कहती हूँ। चंदर चुपचाप सुधा के कमरे में पकौड़ियाँ खाता रहा। बगल के कमरे में सुधा, गेसू और फूल हसरत बैठे बातें कर रहे थे। बिंती उन लोगों के लिए नाश्ता दे रही थी। उस कमरे में नाश्ता पहुंचाकर बिंती एक गिलास में पानी लेकर चंदर के पास आई और पानी रखकर बोली, अभी हलवा ला रही हूँ, जाना मत। और पल भर में तस्तरी में हलवा रखकर ले आई। अब मैं चल रहा हूँ। चंदर ने कहा, बैठो, अभी हम एक चीज़ दिखाएंगे, जरा गेसू से बात करके आए। बिंती बड़े भोले सर में बोली, आइए हसरत मियाँ। और पल भर में नन्हे मुन्ने से 6 वर्ष के हसरत मियाँ तंजेब का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामे पर पीला रेशम का जैकेट और खरगोश की तरह उछलते हुए आ रहे थे। आधा बर्ज बड़े तमीज़ से उन्होंने चंदर को सलाम किया। चंदर ने उसे गोद में उठाकर पास में बैठा लिया। लो हलवा खाओ हसरत। हसरत ने सिर हिला दिया और बोला, गेसू ने कहा था जाकर चंदर भाई से हमारा आदाब कहना और कुछ खाना मत, हम खाएंगे नहीं।
चंदर बोला, हमारा भी नमस्ते कह दो उन्हें जाकर। हसरत उठ खड़ा हुआ, हम कह आए। फिर मुड़कर बोला, आप तब तक हलवा ख़त्म कर देंगे। चंदर हंस पड़ा, नहीं, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। आओ। हसरत सिर हिलाता हुआ चला गया। इतने में सुधा आई और बोली, गेसु की गज़ल सुनो यहाँ बैठकर। आवाज़ आ रही है ना? फूल भी आई है, इसलिए गेसु तुम्हारे सामने नहीं आएगी, वरना फूल अम्मी जान से शिकायत कर देगी। लेकिन वह तुमसे मिलने को बहुत ही इच्छुक है। अच्छा, यहीं से सुनना बैठे बैठे। सुधा चली गई। गेसु ने गाना शुरू किया, बहुत महीन, पतली लेकिन बेहद मीठी आवाज़ में, जिसमें कसक और नशा दोनों घुले मिले थे। चंदर एक तकिया टेक कर बैठ गया और उनींदा सा सुनने लगा। गज़ल खत्म होते ही सुधा भाग कर आई। कहो, सुन लिया ना? और उसके पीछे पीछे आया हसरत और सुधा के पैरों में लिपट कर बोला, सुधा, हम हलवा नहीं खाएंगे। सुधा हंस पड़ी, पागल कहीं का, ले खा, और उसके मुंह में हलवा ठूस दिया। हसरत को गोद में लेकर वह चंदर के पास बैठ गई और गेसु के बारे में बताने लगी। गेसु गर्मियाँ बिताने नैनीताल जा रही है, वहीं अख्तर मियाँ की अम्मी भी आएंगी और मंगनी की रस्म वहीं पूरी करेंगी। अब वह पढ़ेगी नहीं, जुलाई तक उसका निकाह हो जाएगा। कल रात को गाड़ी से जा रहे हैं ये लोग, वगैरह वगैरह। बिनती बैठी बैठी गेसु और फूल की से बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा उठकर चली गई। तुम जाना मत, आज खाना यहीं खाना। मैं बिनती को तुम्हारे पास भेज रही हूँ, उससे बातें करते रहना। थोड़ी देर में बिनती आई। उसके हाथ में कुछ था जिसे वह आंचल से छिपाए हुए थी। आई और बोली, अब दीदी नहीं है, जल्दी से देख लीजिए। क्या है? चंदर ने ताज्जुब से पूछते हुए कहा। जीजा जी की फ़ोटो, बिनती ने मुस्कुरा कर कहा और एक छोटी सी बहुत कलात्मक फ़ोटो चंदर के हाथ में रख दी। अरे, यह तो मिश्र जी हैं, कामरेड कैलाश मिश्र। और चंदर के दिमाग में बरेली की बातें, लाठीचार्ज, सब कुछ घूम गया। चंदर के मन में इस वक्त जाने कैसा सा लग रहा था। कभी बड़ा अचरज होता, कभी एक संतोष होता, चलो सुधा के भाग्य की रेखा उसे अच्छी जगह ले जा रही है। फिर कभी सोचता कि मिश्र इतना विचित्र स्वभाव का है, सुधा उसे कभी निभेगी या नहीं। फिर सोचता, नहीं, सुधा भाग्यवान है, इतना अच्छा लड़का मिलना मुश्किल था। आप इन्हें जानते हैं? बिनती ने पूछा। हाँ, सुधा भी उन्हें नाम से जानती है, शक्ल से नहीं, लेकिन अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। चंदर ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर चुप हो गया। बिनती बोली, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, पलकों में आए हुए आंसू को रोककर होठों पर मुस्कान लाने की कोशिश करता हुआ बोला, मैं सोच रहा हूँ आज कितना संतोष है मुझे, कितनी खुशी है मुझे कि सुधा एक ऐसे घर जा रही है जो इतना अच्छा है, ऐसे लड़के के साथ जा रही है जो इतना ऊंचा। कहते कहते चंदर की आंखें भर आई। बिनती चंदर के पास खड़ी होकर बोली, छी चंदर बाबू, आपकी आंखों में आंसू, यह तो अच्छा नहीं लगता। जितनी पवित्रता और ऊंचाई से आपने सुधा के साथ निभाह किया है, यह तो शायद देवता भी नहीं कर पाते। और दीदी ने आपको जैसा निश्चल प्यार दिया है, उसको पाकर तो आदमी स्वर्ग से भी ऊपर उठ जाता है, फौलाद से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। फिर आज इतने शुभ अवसर पर आप में कमजोरी कहाँ से? हमें तो बड़ी शर्म लग रही है। आज तक दीदी तो दूर, हम तक को आप पर गर्व था। अच्छा, मैं फ़ोटो रखा तो आऊँ, वरना दीदी आ जाएंगी। बिनती ने फ़ोटो ली और चली गई। बिनती जब लौटी तो चंदर स्वस्थ था। बिनती की ओर क्षण भर चंदर ने देखा और कहा, मैं इसलिए नहीं रोया था बिनती, मुझे यह लगा कि यहाँ कैसा लगेगा। खैर जाने दो, एक दिन तो ऐसा होता ही है, ना सहना पड़ेगा। बिनती बोली, हाँ सो तो है। अच्छा बिनती, सुधा ने यह फ़ोटो देखी है? चंदर ने पूछा। अभी नहीं, असल में मामा जी ने मुझसे कहा था कि यह फ़ोटो दिखा दें सुधा को, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने उनसे कह दिया कि चंदर आएंगे तो दिखा देंगे, आप जब ठीक समझे तो दिखा दें। जेठ दशहरा अगले ही मंगल को है, बिनती ने कहा। अच्छा, एक गहरी सांस लेकर चंदर बोला। बिनती थोड़ी देर तक चंदर की ओर एकटक देखती रही। चंदर ने उसकी निगाह चुरा ली और बोला, क्या देख रही हो बिनती? देख रही हूँ कि आपकी पलकें झपकती हैं या नहीं। बिनती बहुत गंभीरता से बोली, क्यों? इसलिए कि मैंने सुना था देवताओं की पलकें कभी नहीं गिरती। चंदर एक फीकी हंसी हंसकर रह गया। नहीं, आप मजाक न समझे, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने लोग देखे हैं उनमें आप जैसा कोई भी नहीं मिला। कितने ऊंचे हैं आप, कितना विशाल हृदय है आपका। दीदी कितनी भाग्यशाली हैं। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया। जाओ फ़ोटो ले आओ, उसने कहा, आज ही दिखा दूँ। जाओ खाना भी खा लो, अब घर जाकर क्या करना है। पापा को खाना खिलाने के बाद चंदर और सुधा खाने बैठे। महाराजिन चली गई, इसलिए बिनती सेक सेक कर रोटी दे रही थी। सुधा एक रेशमी सनिया पहने चौकी के अंदर खा रही थी और चंदर चौकी के बाहर। सुबह के कच्चे खाने में डॉक्टर शुक्ला बहुत छूत छात का विचार रखते हैं। देखो, आज बिनती ने रोटी बनाई है तो कितनी मीठी लग रही है। एक तुम बनाती हो तो मालूम ही नहीं पड़ता कि रोटी है या सोख्ता, चंदर ने सुधा को चिढ़ाते हुए कहा। सुधा ने हंसकर कहा, हमें बिनती से लड़ाने की कोशिश कर रहे हो?
बिनती की हमसे ज़िंदगी भर लड़ाई नहीं हो सकती। अरे हम सब समझते हैं इनकी बात, बिनती ने रोटी पटकते हुए कहा। और जब सुधा सिर झुकाकर खाने लगी तो बिनती ने आंखों के इशारे से पूछा, कब दिखाओगे? चंदर ने सिर हिलाया और फिर सुधा से बोला, तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी? किन्हें? कैलाश मिश्रा को, वही बरेली वाले। उन्होंने हमें खत लिखा था तो उसमें तुम्हें प्रणाम लिखा था। चंदर बोला, नहीं, खत वत नहीं लिखते, उन्हें एक दफ़े बुलाओ यहाँ। हाँ बुलाएंगे, अब महीने 2 महीने बाद तुमसे परिचय करा देंगे और तुम्हें उसकी पार्टी में भी भर्ती करा देंगे। चंदर ने कहा, क्या? हम मजाक नहीं करते, हम सचमुच समाजवादी दल में शामिल होंगे। सुधा बोली, अब हम सोचते हैं कि कुछ काम करना चाहिए। बहुत खेल कूद कर लिया, बचपन निभा लिया। उन्होंने अपना चित्र भेजा है, देखोगी? चंदर ने जेब से हाथ डालते हुए पूछा। कहाँ? सुधा ने बहुत उत्सुकता से पूछा। निकालो देखें, पहले बताओ क्या इनाम दोगी? बहुत मुश्किल से भेजा उन्होंने चित्र। चंदर ने कहा, इनाम देंगे इन्हें। सुधा बोली और झट से झपट कर चित्र छीन लिया। अरे छू लिया चौके में से, बिनती ने दबी जबान से कहा। सुधा ने थाली छोड़ दी। अब छू गई थी वह, अब नहीं खा सकती थी। अच्छी फोटो देखें दीदी। सामने की थाली छूट गई। बिनती ने कहा। सुधा ने हाथ धोकर आंचल के छोर से पकड़कर फोटो देखी और बोली, चंदर सचमुच देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितना तेज है चेहरे पर, और माथा देखो कितना ऊंचा है। सुधा फोटो देखती हुई बोली, अच्छी लगी फोटो? पसंद है? चंदर ने गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ, और समाजवादियों की तरह नहीं लगते। सुधा बोली। अच्छा सुधा, यहाँ आओ। और चंदर के साथ सुधा अपने कमरे में जाकर पलंग पर बैठ गई। चंदर उसके पास बैठ गया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी अंगूठी घुमाते हुए बोला, सुधा एक बात कहें, मानोगी क्या? सुधा ने बहुत दुलार और भोलेपन से पूछा। पहले बता दो कि मानोगी। चंदर ने अंगूठी को एकटक देखते हुए कहा। फिर हमने कभी कोई बात तुम्हारी टाली है? क्या बात है? तुम मानोगी चाहे कुछ भी हो? चंदर ने पूछा। हाँ हाँ, कह तो दिया। अब कौन सी तुम्हारी ऐसी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मान सकती? आंखों में, वाड़ी में, अंग अंग में सुधा का आत्मसमर्पण झलक रहा था। फिर अपनी बात पर कायम रहना सुधा। देखो, उसने सुधा की उंगलियां अपनी पलकों से लगाते हुए कहा। सुधी मेरी, तुम उस लड़के से ब्याह कर लो। क्या? सुधा चोट खाई नागिन की तरह तड़प उठी। इस लड़के से? यही शकल है इसकी हमसे ब्याह करने की? चंदर, हम ऐसा मजाक नापसंद करते हैं, समझे कि नहीं? इसलिए बड़े प्यार से बुला लाए, बड़ा दुलार कर रहे थे। अभी वायदा कर चुकी हो। चंदर ने अजीजी से कहा। वायदा कैसा? तुम कब अपने वायदे निभाते हो? और फिर यह धोखा देकर वायदा कराना क्या? हिम्मत थी तो साफ साफ कहते हमसे, हमारे मन में तो आता सो कहते। हमें इस तरह से बांध कर क्यों बलिदान चढ़ा रहे हो? और सुधा हमारे गुस्से के रोने लगी। चंदर स्तब्ध, उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। वह क्षण खड़ा रहा। वह क्या कहे? सुधा से कुछ समझ में नहीं आता था। चंदर ने दबी जबान से कहा, छी सुधा, यह तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। यह भावुकता तुम्हें शोभा नहीं देती। बातें कैसी कर रही हो तुम? हम वही चंदर है ना? हाँ वही चंदर हो। और तभी तो इस सारी दुनिया में तुम ही एक रह गए हो मुझे फोटो दिखाकर पसंद कराने को। सुधा सिसक कर रोने लगी। पापा ने भी धोखा दिया, हमें पापा से यह उम्मीद नहीं थी। पगली, कौन अपनी लड़की को हमेशा अपने पास रख पाया है? चंदर बोला। तुम चुप रहो चंदर, तो हमें तुम्हारी बोली जहर लगती है। सुधा, यह फोटो तुम्हें पसंद है? तुम्हारी जबान हिली कैसे? शर्म नहीं आई तुम्हें? हम कितना मानते थे पापा को, कितना मानते थे तुम्हें। हमें यह नहीं मालूम था कि तुम लोग ऐसा करोगे। कहाँ है वह फोटो? लाओ, अभी मैं जाऊंगी पापा के पास। मैं कहूँगी उनसे, हाँ मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ, वह बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। झूठी बात है। और वह उठकर पापा के कमरे की ओर जाने लगी। खबरदार जो आगे कदम बढ़ाया। चंदर ने डांट कर कहा, बैठो इधर, मैं नहीं रुकूंगी। सुधा ने अकड़ कर कहा, नहीं रुकोगी? नहीं रुकूंगी। और चंदर का हाथ तैस में उठा और भरपूर तमाचा सुधा के गाल पर पड़ा। सुधा के गाल पर नीली उंगलियां उपट आई। वह स्तब्ध जैसे पत्थर बन गई। आंखों में आंसू जम गए, पलकों में निगाहें जम गई, होठों में आवाज़ जम गई और सीने में सिसकियां जम गई। चंदर ने एक बार सुधा की ओर देखा और कुर्सी पर जैसे गिर पड़ा और सिर पटक कर बैठ गया। सुधा कुर्सी के पास जाकर जमीन पर बैठ गई। चंदर के घुटनों पर सिर रख दिया और भारी आवाज़ में बोली, चंदर देखे, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं आई? चंदर ने सुधा की ओर देखा, एक ऐसी निगाह से जिसमें कब्र मुंह फाड़कर जमुहाई ले रही हो। सुधा एकाएक फिर सिसक पड़ी और चंदर के पैरों पर सिर रखकर बोली, चंदर सचमुच मुझे अपने आश्रय में निकाल कर ही मानोगे? चंदर, मजाक की बात नहीं, बात दूसरी है। जिंदगी में तो दुश्मनी मत निकालो। चंदर एक गहरी सांस लेकर चुप हो गया और सिर थाम कर बैठ गया।
5 मिनट बीत गए। कमरे में सन्नाटा, गहन खामोशी। सुधा चंदर के पाँवों को छाती से चिपकाए सुनी सुनी निगाहों से जाने कुछ देख रही थी। दीवार पर, दिशाओं के पार, छिद्रियों से परे दीवार पर घड़ी चल रही थी, टिक टिक टिक।